यस ओके, टुडे विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट आज हम इसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ओके। व्हाट इज फ्रिक्शन? व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन पहली बात फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी एक्ट होगा, जब दो बॉडी के बीच में क्या होगा? कांटेक्ट होगा। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कांटेक्ट फोर्स है। आपको मैंने पढ़ाया भी है कांटेक्ट फोर्स। ये कब लगता है? जब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होता है। और ये क्या करता है? इसका काम क्या है? इट अपोज द डायरेक्शन, अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी। ये मोशन को अपोज करता है। सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो राइट साइड में मैं फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा, और अगर मैं लेफ्ट साइड में फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन राइट साइड में लगेगा। ठीक है, दिस इज फ्रिक्शन। हमेशा आपके अगेंस्ट है, हमेशा आपके अगेंस्ट है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका दुश्मन है, ये आपकी हेल्प भी करता है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ इन मेनी फील्ड्स ऑफ लाइफ फ्रिक्शन हेल्प्स आल्सो। ठीक है, पहले मैं आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड एक शॉर्ट क्लिप दिखाता हूं, आप आई होप देख पाओ। ठीक है, कितना को दिखा? क्या हो रहा है इसमें? देखो पहले ऐसे हुआ, लेकिन क्या था? फ्रिक्शन लगा पैरों पे, राइट? किधर लगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन ऑन लेग्स बाय ग्राउंड। उससे क्या हुआ? लेग रुक गए। और जो अपर पार्ट है उसमें क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। लेग स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। और फाइनली बेचारे के साथ क्या हुआ? फ्लैट। सो दिस इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा, या तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको अपोज करेगा। अब देखो फ्रिक्शन वर्क कैसे करता है। व्हाई देयर इज फ्रिक्शन? व्हाई देयर इज फ्रिक्शन? व्हाई ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? व्हाई देयर इज फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट? देखो फिर से देखो, ये जब मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रफ सरफेस पे, जब ऑब्जेक्ट मेरा रफ सरफेस पे मूव कर रहा है तो क्या लग रहा है? इस पे रेजिस्टेंस लग रहा है। रेजिस्टेंस लगा रहा है। कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है। तो बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ interaction of molecules or atom, there is friction. देखो जब ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है? ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? इसको रजिस्ट कर रहे हैं, राइट? सो द मॉलिक्यूल्स आर रजिस्टिंग द फ्लो और द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए रेजिस्टेंस है। और अच्छा, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ this interaction of molecules, this interaction of molecules or atoms, there is a friction. So friction is due to interaction of atoms and molecules.
क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये, इसकी वजह से ड्यू टू विच देयर इज ऑपोजिशन टू मोशन। ओके, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? सबको आ रहा है? ठीक है। अब चलो, मैंने आपको क्या बताया, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन को, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो ठीक है, अब हम ये कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3। कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन का फोर्स कहां लगेगा? पहले केस में कहां लगेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। देखो, ब्लॉक का मोशन राइट में, राइट, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। इस केस में राइट। ब्लॉक का मोशन का है राइट में, फ्रिक्शन कहां लगेगा? लेफ्ट में। ओके, इस केस में, थर्ड केस में ये फ्रिक्शन है। देखो, ब्लॉक नीचे खिसकने की कोशिश करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं? ये राइट साइड। कितनों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर, ठीक है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वाला देखते हैं। अब देखो, ब्लॉक ए पे, ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, दोनों का देखते हैं। फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, पहले फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए। अब मैं फोर्स बी पे लगा रहा हूं। बी पे देखो, दो जगह से लगेगा, एक ये सरफेस से और एक ऊपर से। तो देखो, ये फ्रिक्शन एफ, ये सपोज F1 हो गया, फ्रिक्शन 1, और ये क्या हो गया, फ्रिक्शन 2। कितने फ्रिक्शन लग रहे? दो फ्रिक्शन। ए भी तो लगाएगा, ए भी तो लगाएगा। मैं बी पे फोर्स लगा रहा हूं, देखो ये ए का मोशन, बी का मोशन है, मोशन ऑफ बी, बी का मोशन राइट साइड में, राइट। तो दोनों ए वाला ब्लॉक और सरफेस दोनों लेफ्ट साइड फ्रिक्शन लगाएंगे, दोनों किधर लगाएंगे? लेफ्ट साइड, राइट। हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? So can you re-explain? यस, अगेन आई एक्सप्लेन। मैं बोल रहा हूं कि देखो, बी का मोशन राइट साइड में है कि नहीं, यू एग्री और नॉट? फोर्स राइट साइड में लगा रहा हूं, राइट, ये देखो फोर्स है, तो मोशन राइट साइड में। फ्रिक्शन कहां एक्ट करता है? ऑपोजिट टू मोशन, ऑपोजिट टू मोशन। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? एक देखो यहां से लगेगा, एक इधर लगेगा फ्रिक्शन, लेफ्ट साइड, और एक ब्लॉक के भी लगाएगा। देखो, जहां जहां कांटेक्ट है वहां वहां फ्रिक्शन लगेगा। कांटेक्ट एक इधर है, तो एक फ्रिक्शन 1, एक कांटेक्ट इधर है, ए और बी के बीच में, यहाँ पे भी कांटेक्ट है, तो एक फ्रिक्शन यहाँ पे, तो दोनों से फ्रिक्शन लगेगा। तो एक फ्रिक्शन F1 हो गया, एक फ्रिक्शन F2 हो गया। आया समझ में? Yes, sir. तो देखो, फ्रिक्शन दो लग रहे हैं, F1 लग रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस एंड
B एंड F2 क्यों लग रहा है? सॉरी, यहाँ पे था, यस, बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन A एंड B। वैसे A पे भी फ्रिक्शन लगेगा। अब A पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? अब देखो, हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन है क्या है मेरा, आपको मैंने बहुत पहले बताया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करता है, राइट? मतलब एक में अगर राइट लेफ्ट साइड फ्रिक्शन लग रहा है तो दूसरे में कहां लगता है? इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ए पे फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा, F2। मैंने आपको याद है पेंसिल से पेज पे लिखते हैं, वो एग्जांपल दिया था, व्हेन वी राइट विद पेंसिल ऑन अ पेज, इरेजर, तो इरेजर पे पेज उल्टा फोर्स लगाता है लेकिन पेज इरेजर के साइड मूव करता है। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, जो भी है। अब देखो, B का मोशन राइट साइड हो रहा था क्योंकि B पे फोर्स लग रहा है, तो A उस पे लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाएगा। A कहां पे फोर्स लगाएगा? लेफ्ट साइड पे। तो A पे किस साइड फोर्स लगेगा? A पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, A पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स राइट साइड में, तो A पे भी F2 लगेगा, बट इट विल एक्ट ऑन राइट साइड। ये दोनों सेम है, F1 F2 सेम है, ये भी F2 है, ये भी F2 है, लेकिन क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट। कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ये आपका ऑप्शन है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके शिवम, ओके सर। ठीक है। अब देखो, ये कार है, ये कार टर्न ले रही है, तो इसमें फ्रिक्शन का एक्ट करेगा। अब देखो, कार जब टर्न लेती है तो बाहर की तरफ क्या लगता है उस पे? सेंट्रीफ्यूगल, हमने कल पढ़ा था। तो टायर की तरफ कहां लगेगा? देखो, टायर और सड़क में कांटेक्ट है कि नहीं, तो अंदर की तरफ क्या लगेगा? मोशन किधर है? लेफ्ट की, बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा कहां? अंदर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग इनसाइड। कल शायद मैंने बताया था, राइट? ठीक है, अब आगे यस देखते सर। हैं, अब आगे देखते हैं। अभी आदमी चल रहा है, अभी आदमी चल रहा है, दिख रहा है? अब देखो, व्हेन दिस पर्सन इज वॉकिंग, देखो, दिस विल एक्सप्लेन हाउ फ्रिक्शन इज हेल्पफुल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि फ्रिक्शन कैसे हेल्पफुल है, हाउ फ्रिक्शन इज हेल्पफुल। आप बताओ, जब मैं चल रहा हूं, मेरा पैर कहां पे फोर्स लगा रहा है? मेरा पैर फोर्स कहां पे लगा रहा है? लेफ्ट साइड में। दिस इज माय फोर्स ऑफ लेग, राइट? तो मेरा लेग का मोशन लेफ्ट साइड में है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन कहां लगेगा? उल्टा लगेगा कि नहीं? फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा। तो फ्रिक्शन राइट साइड लग रहा है, तो क्या कर रहा है? उसकी वजह से मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ दिस। क्यों? फ्रिक्शन मुझे राइट साइड में धक्का मार रहा है, फ्रिक्शन मुझे राइट साइड में पुश कर रहा है, तो आई एम एबल टू वॉक। तो आई एम एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। Sir, not able to understand. Can you re-explain? Yes, I'll explain. Again I explain. पुराना सब समझ में आया? अब देखो, ये मेरा पर्सन है, ये इसका लेग है, इसका लेग कहाँ मूव कर रहा है? आपका लेग लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है कि नहीं? ये वॉक कर रहा है तो इसका लेग कहाँ मूव कर रहा है ग्राउंड के कंपैरिजन में? लेफ्ट साइड।
ग्राउंड कहाँ मूव हो रहा है? यस सर। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? राइट साइड में। राइट साइड। अब फ्रिक्शन क्या एक फोर्स है कि नहीं? तो मतलब क्या लग रहा है आपको? राइट साइड में फ्रिक्शन एक फोर्स दे रहा है, और जो राइट साइड में फोर्स दे रहा है उसकी वजह से आप चल पा रहे हो। मतलब आपने पैर से, सपोज मैंने पैर से फोर्स दिया, फोर्स ऑफ लेग 5 न्यूटन लेफ्ट साइड, मैंने लेफ्ट साइड फोर्स ऑफ लेग दिया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टा वापिस 5 न्यूटन राइट साइड में आएगा। क्यों? अपोज कर रहा है, तो क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा, आपको आगे बढ़ पाओगे। इट्स नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर वॉकिंग, इट इज हेल्पफुल फॉर क्लाइंबिंग। आपको क्लाइंब करने में भी हेल्प करता है। अब बताओ, जब आप क्लाइंब करते हो तब हाथ का फोर्स कहाँ लगाते हो? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? वेयर यू पुट योर हैंड? ऊपर की तरफ। हाथ का फोर्स ऊपर की तरफ। ये ऊपर लगाते हो नीचे लगाते हो आप? ऊपर। अरे आप नीचे लगाते हो। आप रस्सी को नीचे खींचते हो कि ऊपर खींचते हो? भाई नीचे लगाते हो आप फोर्स। अब देखो आप कहाँ फोर्स लगाते हो, एक बार सोचो, ऊपर या नीचे? सर नीचे। आपका हाथ कहाँ फोर्स लगाता है? आप नीचे फोर्स लगाते हो, फोर्स ऑफ हैंड। तो फ्रिक्शन जो रस्सी का है, जो रस्सी का फ्रिक्शन है, वो आपको क्या करता है? वो आपको ऊपर खींच फेंकता है। फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्टिंग अप। तो आप जितना दम नीचे लगाओगे, फ्रिक्शन उतना ऑपोजिट करके आपको ऊपर फेंकेगा। कितनों को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट और पिछला कॉन्सेप्ट? कोई जिसको डाउट है? आपका हाथ का फोर्स नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन आपको ऊपर फेंक रहा है। शिवम आपको आ रहा है? जयदीप, सनिका, सत्यम, वेद, आदिश, चलो ठीक है। अब देखो कार का टायर किधर फोर्स लगा रहा है जब कार आगे बढ़ती है? तो सर पीछे। कार का टायर का फोर्स पीछे लग रहा है। देखो फोर्स ऑफ टायर, पीछे सर, पीछे। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? फ्रिक्शन क्या कर रहा है इसे? फ्रिक्शन आगे ढकल। आगे धकेलेगा। फ्रिक्शन आगे धकेलेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक ही कलर हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे। देखो मैंने कितने एग्जांपल्स कवर कर दिए, एक फटाफट में पीछे से कवर करता हूँ। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया फ्रिक्शन क्या एक फोर्स है जो कब लगता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहती है, एंड इट ऑपोजिट द मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है? मैच स्टिक, यस वेरी गुड एग्जांपल। मैच स्टिक कैसे वर्क करता है? फ्रिक्शन से वर्क करता है। वेरी गुड अनवी। देखो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया कि पर्सन दौड़ रहा था, घुटनों के बल लेटा, तो देखो लेग का मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगा, तो क्या हुआ? लेग्स रुक गए और पर्सन इनर्शिया से गिर गया। राइट? हमने ये एग्जांपल पढ़ा। फिर क्यों फ्रिक्शन एक्ट करता है? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम देयर इज फ्रिक्शन, क्योंकि वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, दे अपोज द मोशन। ठीक है? फिर मैंने एग्जांपल बताया, देखो ये ब्लॉक का मोशन राइट साइड में था तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगा, इस ब्लॉक का मोशन भी राइट साइड में था तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगा, इसका मोशन डाउन था तो फ्रिक्शन ऊपर लगा। अब देखो मैं इस पर्सन के बारे में बताता हूँ थोड़ा। अब देखो आपका लेग का फोर्स कहाँ लग रहा है? लेफ्ट साइड, फोर्स ऑफ लेग।
राइट? तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा। तो देखो फ्रिक्शन इस ब्लॉक के को उल्टा एक तरह से फ्रिक्शन आपको हेल्प भी कर रहा है। इन दिस केस फ्रिक्शन इज हेल्पिंग यू, बट इन दिस केस फ्रिक्शन इज अगेंस्ट यू। आ रहा है समझ में? कितनों को आया है यस समझ? सर। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इस केस में Yes, फ्रिक्शन sir. कर रहा है ना? चलो वेरी गुड। चलो तो वैसे ही मैंने ब्लॉक का एग्जांपल दिया। अब देखो ए को मैंने धक्का दिया, बी को धक्का दिया, तो बी में आपका फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा, एक यहां से और एक यहां से। लेकिन जब बी यहाँ पे लेफ्ट साइड फ्रिक्शन लग रहा है बी में, तो ए पे राइट साइड लगेगा, ऑपोजिट। अब देखो टायर, देखो फ्रिक्शन यहाँ पे भी हेल्पफुल है। कैसे? इट हेल्प्स इन टर्निंग। देखो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा सड़क और टायर के बीच, तो गाड़ी टर्न ही नहीं करेगी, गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी? लुढ़क जाएगी। तो देखो फ्रिक्शन यहाँ पे भी हेल्प करता है। कितनी जगह हेल्प कर रहा है फ्रिक्शन? और फिर मैंने एग्जांपल दिया, फ्रिक्शन हेल्प इन वॉकिंग, फ्रिक्शन हेल्प इन क्लाइंबिंग, फ्रिक्शन हेल्प इन एक्सेलरेटिंग कार, एक्सेलरेटिंग कार। इसलिए एक लास्ट चीज नेक्स्ट टॉपिक में जाने से, कई बार कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है, राइट? देखा है आपने? या सर। देखो राइटिंग में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी का टायर जब पीछे फ्रिक्शन लगा, फोर्स लगा रहा है, तो कीचड़ उसको आगे फ्रिक्शन का फोर्स दे ही नहीं पा रहा। कीचड़ उसको आगे फ्रिक्शन का फोर्स दे ही नहीं पा रहा उतना जितना सड़क देता है, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ठीक है, चलो ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे आते हैं। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम टर्न बाय टर्न करेंगे। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब मेरी बॉडी रेस्ट पे होती है तो मेरा क्या लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है। वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज। आई गिव यू वन एग्जांपल। पहले मैं आपको पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है? आपने डरा दिया मुझे, मेरे को लगा मैं रिकॉर्डिंग नहीं लगाया। देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज सूरज है, ठीक है, सूरज खड़ा है। सपोज ये सूरज खड़ा है, खाली हाथ है उसके, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो सूरज कितना फोर्स लगा रहा है हाथों पे? हाथों से 0 फोर्स लगा रहा है। फोर्स इज हाउ मच? 0। अब सूरज के हाथ में मैंने क्या दे दिए? सूरज के हाथ में मैंने वेट रख दिया, राइट? 20 kg का। तो सूरज कितना वेट लगा रहा है ऊपर की तरफ? हाउ मच फोर्स सूरज इज अप्लाइंग? 20 kg। अब सपोज मैंने सूरज के ऊपर, सॉरी उसके पैर बिगड़ गए। सूरज के ऊपर मैंने सपोज रखा 80 kg वेट। तो कितना फोर्स लगाएगा वो? 80 kg का। ये केजी नहीं बोलेंगे हम, 200 न्यूटन ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो देखो सूरज का वेट, ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं इससे,
कि देखो सूरज का फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है। अब देखो सूरज का फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सूरज का फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना वेट उस पर रख रहा हूं मैं, राइट। अब सपोज सूरज की अब सूरज कांप रहा है, अब इससे ज्यादा नहीं उठा सकता, अब इससे ज्यादा सूरज नहीं उठा सकता, उसकी ऑलरेडी आंखों में क्या हो गया है, टेंशन आ गया है। पहले सूरज बहुत खुश था, फिर सूरज थोड़ा ठीक ठीक था, अब सूरज क्या हो गया है, बहुत टेंशन में। तो मैक्सिमम ये क्या हो गया मेरा, लिमिटिंग फोर्स, ये क्या हो गया, लिमिटिंग फोर्स। अब सपोज आदिश ने क्या किया, एक मोर का पंख गिरा, एक चिड़िया का पंख गिरा दिया, या एक पत्ता गिरा दिया, ये पत्ता उड़ते हुए आ रहा है। अब सूरज के ऊपर जैसे ये पत्ता गिरेगा, क्या हो गया, सूरज क्या हो जाएगा, फ्लैट। फ्लैट हो जाएगा। क्यों फ्लैट हो गया, क्योंकि लिमिटिंग फोर्स था, इससे ऊपर टॉलरेट नहीं कर सकता। वैसे ही फ्रिक्शन जो है मेरा, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आपको आज के नोट्स में मिल जाएगा। अब देखो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ऊपर वो नहीं रोक सकता, देयर इज अ वैल्यू ऑफ इट, उससे ऊपर नहीं रोक सकता, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, अब मैं आपको 3-4 केस बताता हूं, ठीक है। ये ब्लॉक सिर्फ जमीन पे रखा है, कुछ नहीं है, ये ब्लॉक सिर्फ जमीन पे रखा है, तो इसमें कितना फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक इज आइडली सिटिंग, 0 सर। अब मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया, अब कितना फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, 10 न्यूटन। मैंने यहाँ पे 80 न्यूटन लगाया, तो ब्लॉक कितना लगाएगा, फ्रिक्शन कितना लगाएगा, 80 न्यूटन। 18 न्यूटन। लेकिन ये नहीं है कि मैंने 400 न्यूटन लगा दिया तो 400 न्यूटन लगेगा। जैसे सूरज के ऊपर मैंने अगर मर्सिडीज कार रखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज मर्सिडीज उठा लेगा, राइट, उसके पास लिमिटेशन है। सिमिलरली फ्रिक्शन के पास लिमिटेशन है, मैक्सिमम लिमिटेशन कुछ है, सपोज 100 न्यूटन। अगर मैंने 120 न्यूटन भी लगाया तो ये कितना लगा सकता है, मैक्सिमम 100 ही लगाएगा। जब भी तो ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, नहीं तो आप कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज को धक्का दो कोई बढ़ेगी नहीं, राइट, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन अपोज कर देगा, ऐसा नहीं होता, कुछ लिमिट होती है फ्रिक्शन की, कुछ लिमिट होती है। नाउ इट कैन नॉट अपोज, अपना पूरा दम लगाएगा लेकिन उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, कांट स्टॉप, ठीक है। कितनों को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, आई अंडरस्टूड। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा किसका, ये कॉन्सेप्ट था मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, जो क्या होता है, एक्शन ऑन अ बॉडी जब वो रेस्ट पे हो, इसकी वैल्यू चेंज होती है, मिनिमम 0, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो नेक्स्ट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कब लगता है बॉडी पे, व्हेन बॉडी इज एट मोशन, जब बॉडी मोशन पे होती है, ये वैल्यू फिक्स है, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज फिक्स। ठीक है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफएस से, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन को लिखते हैं हम एफके से। अब देखो ऑलवेज रिमेंबर एफके इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या, तो मैक्सिमम मेरा क्या था, मैक्सिमम मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन था, उससे कम होता है, ठीक है।
एक्चुअली तो ये एफएस है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग सकता है, ये वाला। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो एफएस होता है, ठीक है। के काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वी कैन राइट एफ के इज लेस देन एफ एस। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं देखो आपको बताता हूं हाउ इट वर्क्स। यस, आई अगेन रिपीट, मैं एग्जांपल के साथ रिपीट करूंगा, आपको समझ में आएगा। सपोज ये इनपुट फोर्स, ये एक ब्लॉक है, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स जो मैं लगा रहा हूं, ठीक है, दिस फोर्स, और एक फ्रिक्शन जो अपोज करेगा। अब देखो, आप में से कितनों ने, पहले मैं एक चीज पूछता हूं, कितनों ने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है जब किसी चीज को धक्का देते हैं वो चलती नहीं है, और एक बार चलने लग जाए तो कम दम लगता है? आपने कभी गाड़ी को धक्का दिया है? Yes, गाड़ी को आप धक्का sir. दोगे तो क्या होगा? पहले वो स्टार्ट ही नहीं होगी, लेकिन एक बार धक्का मार के चलने लगती तो बहुत तेज तेज चलने लगती है, राइट? वैसे कोई टेबल है, कोई बड़ा फ्रिज है, वो खिसकेगा नहीं, एक बार खिसकने लगे तो क्या होगा, वो खिसक फिर इजी पड़ जाता है। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। सपोज मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है मेरी 100 न्यूटन फॉर एग्जांपल, और मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, सपोज 80 न्यूटन। तो देखो मैं ये इनपुट फोर्स है मेरा, ये मेरा फोर्स है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या होगा? फ्रिक्शन। देखो जब मैं 10 न्यूटन लगाऊंगा, 0 से 10 जाऊंगा तो ये भी 10 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, इक्वली ऑपोजिट। जब मैं 0 से मैं जब 50 जाऊंगा तो ये भी 50 हो जाएगा, लीनी बढ़ते जा रहा है, मेरा फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा। जब मैं 100 हो जाऊंगा ये भी 100 हो जाएगा। तो ध्यान दो क्लास में। लेकिन अब 100 के बाद क्या होगा? अब 100 के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। सपोज मैंने अपना 101 कर दिया, as soon as my force becomes, यहां तक क्या लगेगा? यहां तक मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। as soon as मैं 100 के ऊपर जाऊंगा, as soon as मैं 100 के ऊपर जाऊंगा क्या होगा? मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा। कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा? आफ्टर 100 क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मोशन पे आ जाएगा। नाउ माय ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? रेस्ट पे था। हियर माय ऑब्जेक्ट वाज इन रेस्ट। अबव 100 क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट किधर चले जाएगा मेरा? मोशन में। अब मोशन पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो मेरा क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। कैसा? अब मैं इनपुट कुछ भी दूं, फ्रिक्शन मेरा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। दिस इज माय काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज फिक्स। और क्या है ये? फिक्स्ड है मोशन में। ठीक है, कितनों को समझ में आया? Understood, sir. अब देखो यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? यहाँ पे मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे क्या एक्ट करेगा? मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो देखो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन। 100 तक स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन का काम है। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स है, वो नहीं बढ़ता, वो फिक्स हो गया, और उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू होती है, उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से मैं तो ध्यान भी नहीं दिया क्या क्या लिखा क्या था वैसे। चलो ठीक है। क्या है, मैं जब मैं पढ़ता हूँ ना मैसेजेस, तो पता है क्या होता है, मैं कुछ गलत लिख देता हूँ, गलत बोल देता हूँ, खासकर न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैं आजकल पढ़ना छोड़ दिया। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन हो वो सब। तो देखो, या तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा या फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ठीक है, अब एक और Clear, sir. फ्रिक्शन होता है, अब एक और फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये तो सबसे मिनिमम, इट इज द लीस्ट फ्रिक्शन। क्यों? टायर्स है, इट इज द लीस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू। एफ आर, आर से डिनोट करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों? टायर है ना, टायर की वजह से क्या होता है, स्लाइडिंग नहीं होती, देयर इज नो स्लाइडिंग। और देखो प्रीवियस दो केसेस जो मेरे ये काइनेटिक और स्टैटिक है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, दे आर आल्सो नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहे हैं। लेकिन ये इसकी खासियत क्या है रोलिंग फ्रिक्शन की, देयर इज नो स्लाइडिंग, इसमें कोई स्लाइडिंग नहीं होती है। तो क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। तो आई कैन से rolling friction is less than kinetic friction, which is less than limiting friction, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक की। ये क्या है, मेरी लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है, फिक्स है, ये भी फिक्स है। इसी की वजह से आपकी ट्रेन और कार और ये सब चल पाता है, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि बहुत कम फ्रिक्शन है, इंजन वगैरह पेट्रोल वगैरह बच जाते हैं। कितनों को ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। जो बच्चे कल नहीं थे आखिरी के 20-15 मिनट्स, बिकॉज कल मोशन भी कल बारिश भी हो रही थी और आपके साथ पीटीएम भी थी, प्लीज वो रिकॉर्डिंग देख लेना पोर्शन कल का, क्योंकि आपको वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना, आपको जरूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। मेरा फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? तीनों के लिए ये, दिस इज फॉर ऑल थ्री, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। ये तीनों क्लियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। पहली चीज जो अफेक्ट करती है वो क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन। देखो मैं जब स्टैटिक की बात कर रहा हूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक की, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? पहली नॉर्मल रिएक्शन। आपको नॉर्मल रिएक्शन पता है, एन आपको मैंने पढ़ाया था, राइट? तो पहला फैक्टर होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है? पहला चीज है नॉर्मल रिएक्शन, ऑब्जेक्ट पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उस चीज पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है।
दूसरा फैक्टर है टाइप ऑफ सरफेसेस। एग्जाम्पल, दो सरफेस, जैसे देखो ये दो सरफेस है, ये हो गया एक रोड और ये आइस। देखो रोड एंड ब्लॉक, ये एक सरफेस फिक्स हो गया है। मैं दूसरा कलर लेता हूं स्टूडेंट्स। हाँ, ये आपसे पूछना था, आर यू कंफर्टेबल विद ब्लैक स्क्रीन, या आपको वैसे ही रखूं मैं, क्योंकि आज मैंने स्क्रीन थोड़ा चेंज किया है। विच इज बेटर, ब्लैक स्क्रीन और व्हाइट स्क्रीन? इससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मोबाइल की बैटरी कम जाएगी, मोबाइल हीटअप कम होगा, इंटरनेट कम यूज होगा, इंटरनेट भी कम यूज होगा। ठीक है, ब्लॉक है, ये वुड है, सपोज वुड। देखो अगर मैंने वुड और रोड, ये दो सरफेस है मेरे, राइट, ये वुड है और ये रोड है। व्हेन आई फिक्स टू सरफेस, फ्रिक्शन डोंट चेंज। अगर मैंने दो सरफेस फिक्स कर दिए, लकड़ी और रोड फिक्स कर दिया, तो मेरा फ्रिक्शन फिक्स हो गया। तीनों फ्रिक्शन, कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs, जो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक की, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अगर मैंने आइस और वुड लिया, सपोज आई टेक आइस एंड वुड, तो क्या होगा? फॉर आइस एंड वुड अब दो सरफेस फिक्स हो गए, so that my for ice and wood my friction is fixed. तो देखो एक पैरामीटर हो गया मेरा नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा पैरामीटर होता है जो सरफेस पे डिपेंड करता है। माय सेकंड पैरामीटर टाइप्स ऑफ सरफेस, उससे क्या मिलता है मुझे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसी ने सुना है कभी ये नाम? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं मेरे? दे आर फिक्स्ड फॉर टू सरफेस, फिक्स्ड फॉर टू सरफेसेस। दे आर फिक्स्ड फॉर टू सरफेसेस। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का अलग है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट अलग है, और उसका फ्रिक्शन का रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट अलग है। फॉर एग्जांपल, मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसमें बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट, मैक्सिमम वैल्यू का कोफिशिएंट हो जाएगा यूएस, यूएसए वाला यूएस नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन का हो जाएगा यूके, यूके वाला यूके नहीं, ठीक है, यू सफिक्स एस। रोलिंग फ्रिक्शन का हो जाएगा यू आर। तो जब मैंने दो सरफेस फिक्स कर दिए तो मेरी ये वैल्यू फिक्स हो गई। तो मैं थोड़ा करेक्शन करता हूं, व्हेन आई फिक्स टू सरफेस माय फ्रिक्शन डोंट चेंज नहीं। मेरा क्या चेंज नहीं होगा? मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे आप कोई मटेरियल फिक्स करते हो तो रजिस्टर फिक्स हो जाता है, राइट। कॉपर का रजिस्टिविटी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, राइट। रजिस्टिविटी फिक्स रहता है, कॉपर का फिक्स, एल्यूमिनियम का फिक्स, राइट। वैसे आपने पढ़ा होगा डेंसिटी फिक्स होता है हर मटेरियल का, वाटर का डेंसिटी अलग है, गोल्ड का डेंसिटी अलग है, लकड़ी का डेंसिटी अलग है, राइट। उसी तरह से
अगर मैं दो मटेरियल फिक्स कर दूं, उनके आपस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स हो जाता है. फॉर आइस एंड वुड my coefficient of friction is fixed. My coefficient of friction is fixed. कितनों को समझ में आ रहा है? तो मेरा फ्रिक्शन का फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. मेरा फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन क्या है? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है, अर्थ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, राइट? ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. अब मैंने दोनों सरफेस फिक्स कर दिए. मैंने दोनों सरफेस फिक्स कर दिए. सरफेस 1 and 2 आर फिक्स. वन एंड टू फिक्स कर दिए मैंने, ठीक है. तब देखो n इज इक्वल टू mg. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, राइट? जब मेरा सरफेस पे रहता है, प्लेन सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, n इक्वल टू mg होता है. शिवम, कुछ चीजें आपको शायद टफ पड़े, ये आपका मैंने पहले पढ़ाया था, लेकिन आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है. देखो प्लेन सरफेस में n क्या होता है? mg होता है कि नहीं? कितनों को याद है? याद है? n इक्वल टू mg बताया था, राइट? ठीक है, नहीं याद तो याद फिर कर लो. हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो mg, सपोज ये मास m है ऑब्जेक्ट का. तो देखो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मोशन पे है और ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, रोल, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन Fs is equal to USN which is equal to USmg. मोशन पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा which is UKN which is equal to UKmg. रोलिंग फ्रिक्शन Fr which is equal to URN which is equal to URmg. ये चीज आप याद रखना. When two surfaces are fixed, US, UR and UK are fixed. अब देखो एक और रिलेशन याद रखो, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है. Fs is more than Fk is more than Fr. ठीक है, अब मैं वैल्यू डालता हूं, तो अगर आप वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा? URmg is less than UKmg is less than USmg. mg कट जाएगा, क्या आ जाएगा? UR is less than UK is less than US. देखो US सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद UK, उसके बाद UR. UR मतलब यू और मी. ओके, कितनों को ये समझ में आ गया? तो ऐसा फ्रिक्शन का USSR. चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, USmg, UKmg, URmg. तो फटाफट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फिर पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या? उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है, पहला क्वेश्चन, US, UK, UR are coefficient of static, kinetic and rolling friction. Then USA सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर UK, फिर USSR. रोलिंग
ये सी ऑप्शन करें, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक एंड रोलिंग। नेक्स्ट, it is difficult to move a cycle with brakes on because सपोज ये मेरी साइकिल है, सपोज ये सूरज की साइकिल है, सूरज साइकिल चला रहा है, ठीक है। अब देखो साइकिल पर दो फ्रिक्शन लग रहे हैं, एक तो यहाँ पे लगता है ब्रेक का, और एक टायर पे लगता है। तो देखो दोनों रोलिंग फ्रिक्शन भी, आपका मोशन कहाँ है, आपका मोशन किधर है, इधर। अब देखो ये टायर पे आप जब ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, टायर को अपोज करेगा, ब्रेक विल अपोज, और आई कैन से फ्रिक्शन ड्यू टू ब्रेक will oppose the rolling of tire, right? Rolling of tire. लेकिन ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिकॉज ये स्लाइड होता है, तो ब्रेक है वो स्लाइड होता है। अब देखो टायर पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा, टायर पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। जो अपोज करेगा घूमते हुए टायर को। लेकिन ब्रेक किस पे वर्क कर रहा है, ब्रेक स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे वर्क कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन opposes B option। मैं क्या बोला कि जो ये टायर का मोशन है ये कौन रोक रहा है, ये ब्रेक अपोज कर रहा है। दिस ब्रेक इज अपोजिंग द मोशन ऑफ टायर, दिस ब्रेक इज अपोजिंग द मोशन ऑफ टायर। जो ब्रेक है वो क्या कर रहा है, टायर का मोशन अपोज कर रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तो एक्ट ही नहीं कर रहा है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन दोनों अपोज करते हैं, बोथ अपोज। अच्छा हाँ, डी होगा, सॉरी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन दोनों अपोज करते हैं, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी मोर। रोड पे तो रोलिंग फ्रिक्शन रहता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं, रोड पे रोलिंग फ्रिक्शन। रोड पे रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, ब्रेक पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। आ रहा है समझ में, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये रोड है, ठीक है, आया समझ में। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहां लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन यहां लगेगा, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि ब्रेक लग रही है।
ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स डू मोर क्वेश्चन. Which of the following statements are true about friction? Friction can be reduced to zero. Friction force cannot accelerate the body. Friction force is proportional to area of contact between the two surfaces. Kinetic friction is greater than rolling friction. Actually फ्रिक्शन फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता. आप कुछ भी लगा दो, आप दुनिया का कोई भी तेल लगा दो, आपको कुछ ना कुछ ऑपोजिशन तो रहेगा फोर्स पे. फ्रिक्शन फोर्स एक ही केस में जीरो हो सकता है जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लग रहा. लेकिन ये दैट इज नॉट द कंडीशन. फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या, जब ऑपोजिशन हो. जीरो ऑपोजिशन इज नॉट पॉसिबल. सर स्पेस में, हाँ, वैक्यूम में, वैक्यूम में भी सोचना पड़ेगा. वैसे वैक्यूम में तो नहीं लगना चाहिए. वैक्यूम में अब मैं ऐसे अपनी तरफ से सजेशन नहीं देना चाहता. आई विल चेक एंड सी. लेकिन ये तो देखते ही पता चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन. ये सही है. नेक्स्ट, coefficient of static friction between two surface depends on normal reaction, shape of surface in contact, area of contact, none of these. देखो जो मेरा फ्रिक्शन है ना, it does not depend on any area. एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. फ्रिक्शन नेवर डिपेंड्स ऑन एरिया. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन. पहला. दूसरा, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन माय टू सरफेसेस. अगर मैंने दो सरफेस फिक्स कर दिए तो फिक्स हो गया फ्रिक्शन, क्योंकि स्टेट मेरा, और वो भी कोफिशिएंट की बात है. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन दिस टू सरफेसेस. अगर मैंने दो सरफेस फिक्स कर दिए, इफ आई फिक्स टू सरफेस, मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स हो गया. अगर आप दो सरफेस फिक्स कर दोगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बदलता. नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शन डिपेंड होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता. अलग चीजें दोनों. नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शन डिपेंड होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता. शेप और एरिया से तो फ्रिक्शन डिपेंड ही नहीं करता. एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट लंबा है, अगर आपने उसको खड़ा कर दिया तो दोनों केस में n सेम होगा. मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम होगा. तो मेरा फ्रिक्शन भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो फ्रिक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा. तो फ्रिक्शन डोंट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कॉन्टेक्ट. कितना शेप आपका कनेक्ट हो रहा है, कितना एरिया आपका कनेक्ट हो रहा है. अगर आपका एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी लगा हुआ है, ऐसे भी आपने स्लाइड किया, फोर्स लगाया, फ्रिक्शन सेम रहेगा, सेम फ्रिक्शन. क्यों? क्योंकि आपका n सेम है जो ऊपर लगेगा, और आपका क्या सेम है, आपका कोफिशिएंट सेम है. क्यों? क्योंकि आपके टू सरफेस सेम है. तो ये भी गलत, ये भी गलत. क्या होगा, ये होगा. कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? शिवम, अन्वय, जयदीप, मेघा.
नॉर्मल रिएक्शन पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं डिपेंड करता। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस। लकड़ी और बर्फ का एक कोफिशिएंट फ्रिक्शन फिक्स, लकड़ी और फ्लोर उसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन फिक्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट आप इसका आंसर क्लिक करो, मैं चार्जर लाता हूं, बैटरी लो हो गई है, बंद हो जाएगा, जस्ट वेट अ मिनट। चलो सी ऑप्शन, वेरी गुड। अब देखो, इन बोथ द केसेस ए एंड बी मेरा नॉर्मल रिएक्शन सेम है, नॉर्मल रिएक्शन सेम है, n इक्वल टू mg। मेरे दोनों केसेस में क्या सेम है? दोनों सरफेस सेम है, बोथ सरफेस आर सेम। ये देखो, ये सरफेस देखो, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, तो 1 और 2 सेम है, सरफेस सेम है दोनों में। अब देखो सरफेस सेम होने से क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम हो गया। देखो तो मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा हूं तो यूएस यूके यूआर तीनों बोल रहा हूं, यूके ये सेम हो गए, एमजी सेम हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन विल बी इक्वल। तो कभी आप घर में ऐसा मत करना, कोई खड़ी चीज है आप सोचो कि अरे उसको लिटा देते हैं, लिटाने से क्या होगा? लिटाने से मेरा फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन उतना ही रहेगा, खड़ा हो या लेटा हो। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए पूरे? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कंप्लीटली? तो मैं फटाफट कंक्लूड कर देता हूं। अच्छा 5:15 हो गए, इसलिए विकेट गिरना शुरू हो गए, 3 विकेट गिर गए। देखो पहला कंक्लूजन, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नॉर्मल फोर्स on object, second types of surface, type of surface decides my coefficient of friction। और नॉर्मल फोर्स क्या डिसाइड करता है? डिसाइड n। ठीक है, ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, कुछ 5-6 क्वेश्चंस, उसके बाद हम विराम देंगे आज के लिए। Okay, a person is pushing block with 6 Newton of force. If coefficient of friction US is 0.8, UK is 0.6, then find the force of friction। अब देखो पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा? n। n क्या होगा? फ्रिक्शन के लिए पहले n निकालते हैं, n इज इक्वल टू mg, क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10, 100 न्यूटन n आ गया। ठीक है, अब मैं निकालता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? USN लगेगा ना, USN 0.8 into 100, 8 न्यूटन। यूके की वैल्यू UKN 0.6 into 100, 6 न्यूटन। कितनों को यहां तक समझ में आया? अच्छा 80 न्यूटन, सॉरी। यहां तक कितनों को समझ में आया? आया? अब मैंने 6 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो मेरा कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन? विच फ्रिक्शन विल एक्ट? स्टैटिक फ्रिक्शन। कितनी वैल्यू होगी? व्हाट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? देखो उसको क्या पूरा 80 न्यूटन लगाने की जरूरत है क्या? मेरे स्टैटिक को पूरा अपना दम लगाने की जरूरत है? नहीं, जितना लग रहा है उतना लगा दो, 6 न्यूटन। अगर मैं 20 न्यूटन लगाता तो ये 20 लगाता, ये 80 रहता तो ये 80 रहता। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ये साहिल क्या डाउट है? ये क्यों हुआ, ये बोल रहे हो? मैंने आपको सूरज का एग्जांपल दिया था कि नहीं? प्लेनेट वो उठाता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, जितना उस पर वेट आएगा उतना उठाएगा ना वो। अब मैं 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे अगर मैं 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन लगाएगा। आया कि नहीं समझ में? ठीक है ना? ओके, 80 न्यूटन कर लो। सेम सेम क्वेश्चन, एन आपका सेम आएगा, पुराना ही कॉपी कर लेते हैं। एन इक्वल टू हाउ मच? 100 न्यूटन। एम जी 10 into 10। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? USN 80 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? UKN कितना लगेगा? 60 न्यूटन। यहां तक आ रहा है? अब देखो, ब्लॉक को मैंने पुश किया कितने न्यूटन फोर्स से? 80 न्यूटन। बताओ कितना फ्रिक्शन लगेगा? हाउ मच विल बी फ्रिक्शन? एट्टी। मतलब क्या, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है मेरा? लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब इससे ऊपर थोड़ा भी फोर्स लगाया, इससे ऊपर थोड़ा भी फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगा? ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। अब ठीक है, अब मैंने लगाया 120 न्यूटन। एक लगता है मैंने ना लिखते वक्त एक एक जीरो कम कर दिया, इससे गड़बड़ हो गई। 120 न्यूटन। A person is pushing the block with the 120 Newton of force. If coefficient of same question, right? बस मैंने ये चेंज किया है। N क्या हो गया आपका? 100 न्यूटन mg। U के कितने, US कितना था आपका? सॉरी FS
एफएस था 80 न्यूटन, आपका एफ के था 60 न्यूटन। एफ के 60 था ना? हाँ। अब देखो, अब मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग 120 न्यूटन ऑफ फोर्स। मतलब क्या, मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन को हटा दिया। अब मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? नाउ विच फ्रिक्शन विल एक्ट? नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। क्यों? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? इधर 60 न्यूटन। मतलब क्या, कम लग रहा है। फ्रीज हो गया क्या मैं? एम आई फ्रीज? देखो सूरज, नेट में आपका तो ठीक है। No, sir. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन टू ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। मैंने आपको बताया था, जब फोर्सेस का डिसबैलेंस हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सेलरेट होता है। कल सेकंड लॉ पढ़ाया था आपको मैंने। तो देखो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू एम ए। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? वन 60 इज इक्वल टू 10 a is equal to what? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए भी निकाल लिया मैंने। कितनों को आया समझ में? ये कल पढ़ाया था मैंने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब क्या होगी, मेरी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होने लगेगा। नाउ माय ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। यस, क्या डाउट है? किसी को डाउट है क्या? सर फाइनल फ्रिक्शन क्या मिला? फाइनल 60 है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। देखो पहले केस में मैंने 6 न्यूटन लगाया, तो क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑपोजिट 6 न्यूटन। जब मैंने 80 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। क्या वैल्यू आई? 80 न्यूटन। अब मैंने ज्यादा फोर्स और लगाया तो क्या हो जाएगा? मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 60 न्यूटन। तो देखो इधर 120 न्यूटन लग रहा है, इधर 60 न्यूटन लग रहा है। 120 माइनस 60 इज इक्वल टू एम है। 60 इक्वल टू 10 है। ए क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा कि नहीं? यस सर, समझा। Yes, समझा? sir. ठीक है। किसी को ये डायग्राम याद है? कुछ किया था हमने ये? मैंने क्या पढ़ाया था आपको? When object is in rest और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब कोई मोशन नहीं। तो n क्या होता था मेरा? mg cos थीटा। और फ्रिक्शन क्या होता था? mg sin थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? पढ़ा था हमने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। A block is, याद रखना, n is equal to mg cos थीटा। मतलब जो ये फोर्स है, ये क्या है मेरा? mg cos थीटा। और ये क्या होता है मेरा? mg sin थीटा। थीटा ये है।
A block of 50 kg is kept on an inclined frictionless plane. प्लेन में फ्रिक्शन ही नहीं है. What will be the normal force on the block? What will be the normal force on the block? N का फॉर्मूला क्या है? इसका अपोज करेगा N. N इसको अपोज करेगा. mg cos थीटा 50 इंटू 10 इंटू cos 30 क्या आ गया? 250√3, राइट? हमने पढ़ा था. फ्रिक्शनलेस है. फ्रिक्शनलेस है इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? ऑब्जेक्ट का मोशन होगा कि नहीं? किस तरफ होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन? mg sin थीटा 0 नहीं होगा. mg sin थीटा 0 नहीं होगा. फ्रिक्शन 0 है. तो ये mg sin थीटा जो है मेरा, ये इसको अब कैंसिल नहीं होगा. देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन. फ्रिक्शन विल नॉट कैंसिल दिस. फ्रिक्शन अब इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा. तो मेरा मोशन क्या होगा? इधर होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कितनों को समझ में आ रहा है ये? Yes, देखो sir. पिछले केस में फ्रिक्शन था तो मेरा mg sin थीटा ऐसा एक जा रहा था और फ्रिक्शन इसको कैंसिल कर रहा था. अब मेरा फ्रिक्शन हटा दिया तो mg sin थीटा कैंसिल ही नहीं होगा. नहीं आया समझ में सर? पर mg sin थीटा तो फ्रिक्शन की वैल्यू है नहीं ना? नहीं 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 नहीं. सर यहाँ पे mg लिखा है आपने. sin थीटा जब एकदम स्टैटिक है. अच्छा. स्टैटिक मतलब क्या? सारे फोर्स कैंसिल करते हैं. अभी मैंने कंडीशन चेंज की है. अब ऑब्जेक्ट स्टैटिक नहीं है. अब ऑब्जेक्ट क्या है? मूव कर रहा है. क्यों? फ्रिक्शन नहीं है ना. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये फोर्स क्या है? mg sin थीटा, राइट? दिस फोर्स किस डायरेक्शन का? इस डायरेक्शन का. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा? a इज इक्वल टू f/m g sin थीटा. g क्या है मेरा? 10. sin थीटा कितना है? 30. क्या? सॉरी, sin 30 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में. तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, कितनों को बना? ये मेरा आज का लास्ट है क्वेश्चन. आई एम डन. जिसको डाउट है रुक सकता है. आई विल अगेन एक्सप्लेन. मैं फिर से एक्सप्लेन देता हूं अच्छे से. देखो, जब मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है प्लेन पे तो इस पे क्या लग रहा है? mg लग रहा है इधर, और इधर ये थीटा है. तो जब मैं g को हटाता हूं, जब मैं तो ये mg को जब मैं हटाता हूं तो mg दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है. कैसा? ये mg का फैक्टर आता है इधर, mg cos थीटा, और ये इसको मैं वेक्टर, मैंने बताया था वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करते हो, ये थीटा है कॉस और साइन में, तो ये mg cos थीटा और ये फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा. तो ये mg के दो कंपोनेंट है. दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ mg. अब mg का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, मैंने उसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में. अब देखो, mg cos थीटा इधर लग रहा है तो मेरा नॉर्मल किधर लगेगा? नॉर्मल इधर लगेगा. तो n इक्वल टू mg cos थीटा हो गया. लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, then there is no opposition.
टू mg sin थीटा। मतलब क्या स्लाइड हो जाएगा। कभी देखा नहीं आपने, मोबाइल रखा रहता है, स्लाइड होने लगता है, आप फिसल पट्टी पे स्लाइड होते हो, कैसे होते हो? फ्रिक्शन नहीं उसको अपोज कर पा रहा। फ्रिक्शन इज नॉट एबल टू अपोज mg sin थीटा। फ्रिक्शन इज नॉट एबल टू अपोज mg sin थीटा। ओके, कितनों को समझ में आया? आ गया? यस सर। अगर फ्रिक्शन ने अपोज कर दिया, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, Fs इक्वल टू mg sin थीटा व्हेन इट इज एबल टू अपोज। ठीक है, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्टली नेक्स्ट वीक फर्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे, आपका ये फ्रिक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम वर्क एनर्जी पावर पे आ जाएंगे। मैं मोमेंटम उसी के साथ पढ़ा दूंगा आपको, उसमें ज्यादा इजीली आपको एक्सप्लेनेशन हो पाएगा मोमेंटम, क्योंकि कोलिजन वगैरह उसमें ही है। एक बार आपका ये पार्ट खत्म हो गया ना, फिर सेकेंड बुक फिजिक्स की बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आधी वो केमिस्ट्री है। अगर आप देखोगे ना, सेकेंड बुक ऑफ फिजिक्स इज हाफ केमिस्ट्री ओनली।